हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक जजमेंट में लेकर के आया हूं जो कि मेंटेनेंस पर है और रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आया है। दोस्तों, मेंटेनेंस केस पर जो भी जजमेंट रहते हैं उनमें एक सार छुपा हुआ रहता है, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो चाहे वो आपके लिए नेगेटिव हो। दोनों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस जजमेंट में एक लॉ पॉइंट है और इस लॉ पॉइंट पे बहुत सारे लोग उलझते भी हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे जजमेंट को, इस मामले के फैक्ट्स को और इसके लॉ पॉइंट को जानेंगे और फिर अगर हमें लगता है कि हमारे मामले में परिस्थितियां सेम है तो हम इस जजमेंट का उपयोग भी अपने मामलों में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन मामलों की बात कर रहे हैं जहां पर आपका यह कहना होता है या ये सोच होती है कि आपका जो विवाह है वो फ्रॉड के द्वारा हुआ है। अब दोस्तों, ये फ्रॉड कैसा भी हो सकता है। अब फ्रॉड ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी का स्टेटस पहले आपको ना बताया गया हो, मतलब पत्नी की पहले से शादी हो रखी हो, फिर तलाक हुआ हो, लेकिन आपको अनमैरिड बता करके आपके साथ शादी करा दी गई। ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से पत्नी को कोई गंभीर बीमारी है जिसका परमानेंट इलाज नहीं हो सकता, आपको नहीं बताई गई, बाद में आपको पता चला कि उसका तो बचपन से या शादी से कई सालों पहले से इलाज चल रहा था, ये भी आपके साथ फ्रॉड है। इसके अतिरिक्त ये बता दिया गया कि पत्नी जो है वो कमाई करती है, उसकी कहीं जॉब है, वो वहां से इतना अर्न करती है और आपने उसी अनुसार विवाह किया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हाउसवाइफ हो, कुछ लोगों को चाहिए होता है दोनों मिलकर के काम करें। आपने उसी प्रायोरिटी के बेस पे शादी किया, लेकिन बाद में आपको पता चला जो कंपनी आपको बताई गई है वो फर्जी थी, वो ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं करती है, इवन वो 12th भी पढ़ी लिखी नहीं है। ये भी आपके साथ फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों, ये सारे ही फ्रॉड्स के आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होने चाहिए, खाली आपके कह देने भर से ऐसा नहीं हो जाता। अब अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इसके लिए कानून है दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी, ये फ्रॉड को बताता है। यानी आप कोर्ट को ये कहते हैं साहब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे इस विवाह को शून्य करणीय घोषित कर दिया जाए, यानी ये मैरिज इनवैलिड है, ऐसा। अब इसके लिए आपको अपनी तरफ से एक केस फाइल करना होता है और अगर आपका ये विवाह शून्य करणीय घोषित कर दिया जाता है, यानी कि आपको डिक्री दे दी जाती है कि वे आपका विवाह इनवैलिड है, तो इसी को आप आधार बना सकते हैं मेंटेनेंस केस में कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा विवाह फ्रॉड से हुआ था और इनवैलिड है। इस पर कई सारे जजमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, ये मामला इससे थोड़ा थोड़ा टच करता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये पूरा कानून बताया। इस मामले में फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी पत्नी ने फाइल किया। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का 125 सीआरपीसी का केस डिसमिस कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए 2000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस बांध दिया। अब फैमिली कोर्ट ने ये जो निर्णय लिया, इसके खिलाफ पत्नी एक रिवीजन पिटीशन लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पत्नी के जो वकील थे उन्होंने अपने तर्क रखे। उन्होंने ये कहा कि फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस का जो केस खारिज किया है इसका केवल एक ही आधार है, वो है 125(4) सीआरपीसी। अब 125(4) सीआरपीसी कहता है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। कोर्ट ने 125(4) के तहत ही मेंटेनेंस के आवेदन को खारिज किया, लेकिन 125(4) यानी बिना किसी उचित कारण के अलग रहना, इसके लिए जो आधार माना कोर्ट ने वो ये माना कि पत्नी का पहले विवाह हो चुका था, तलाक हो चुका था और इस बात को छुपाया गया और इसी वजह से पत्नी जो है बिना उचित कारण के अलग रह रही थी। अब दोस्तों, जो पत्नी के वकील थे उन्होंने ये भी तर्क दिया कि भैया ये तो एक कल्पना हो गई कि इस वजह से अलग रह रही थी। पत्नी का जो ग्राउंड था अपनी पिटीशन में वो तो ये था कि पति मेरे साथ क्रूरता करता है या और अत्याचार करता है और इस वजह से वो अलग रह रही थी, दहेज की मांग उससे की जाती है इसलिए अलग रह रही थी। लेकिन कोर्ट ने ये जो मान लिया कि पहले उसका विवाह हो रखा था, तलाक हो रखा था, इस वजह से अलग रह रही थी, ये तो मात्र एक पॉइंट बीच में आया था पूरे मुकदमे के और जस्ट उसी को आधार मान लेना, जबकि जो पति था उसके भी अपने आर्ग्यूमेंट ये थे कि पत्नी का जो व्यवहार है वो उसके और उसके घर वालों के प्रति क्रूर है और सही नहीं है। पति ने भी कहीं पर भी अपने तर्क में ये नहीं रखा था, कोर्ट ने खुद ही मान लिया। अब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले को देखा और यह पाया कि फैमिली कोर्ट ने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला है जो पक्षकारों के तर्क से ही परे है। अब दोस्तों, कई बार आता है कि साहब हम पिटीशन में यह चीज लिखें या ना लिखें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो चीज आप पिटीशन में नहीं लिखोगे वो आपके मुकदमे का पार्ट है ही नहीं। ऐसा नहीं है बाद में आप आर्ग्यूमेंट के टाइम पे उसे बोल दोगे तो उसे मान लिया जाएगा। तो जो पति है, पति का यह तर्क था ही नहीं। अगर पति का तर्क होता तो कोर्ट इसको आधार मान सकता था, इस पर विचार कर सकता था। ना तो पत्नी के ये तर्क है ना तो पति के ये तर्क है, फिर कोर्ट ने खाली एक परिकल्पना के आधार पर ही ये मान लिया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। दूसरी बात, अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंतर्गत कोई मुकदमा फाइल होता, उस मुकदमे के अंतर्गत कोई डिग्री आ चुकी होती तो बात अलग होती, तो शायद पति का एक तर्क होता ये भी। लेकिन
यहाँ पे खास बात यह थी कि ऐसा मुकदमा किसी भी पक्षकार की तरफ से कभी फाइल ही नहीं किया गया। इस प्रकार से हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने ये जो आदेश किया गया है ये विकृत है और रद्द किए जाने योग्य है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। और जो फाइल थी उसको वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया दोबारा से विचार करके निर्णय लेने के लिए, और 3 महीने का समय दे दिया कि पक्षकारों को नोटिस करो और 3 महीने के अंतर्गत इसका निर्णय कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के मन में भी कई बार ये होता है कि साहब मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई थी, मेरा मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप उस धोखाधड़ी को साबित कीजिए। साबित कैसे करेंगे? उसके लिए आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का मुकदमा दायर कीजिए। उस मुकदमे का जो जजमेंट है वो अपने फेवर में कराइए। तब जाकर के आप ये तर्क ले सकते हैं कि साहब मेरा तो विवाह इनवैलिड है, धोखाधड़ी से हुआ था और ये अधिकारणी नहीं है। लेकिन अगर विवाह बना हुआ है तो उस विवाह के अंतर्गत एक पत्नी को जितने भी अधिकार हैं वो सारे बने रहेंगे। केवल खाली ये कह देने से कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है उसका मेंटेनेंस या कोई और अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस जजमेंट की पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस मामले को पूरा भी जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।